नमस्कार। सुप्रसिद्ध उपन्यास गबन पाठक के भाग 10 में आपका स्वागत है। जिस प्रकार हम पठन में आगे बढ़ रहे हैं और रमानाथ की व्यवहारिक हिचक के कारण कहानी दिलचस्प मोड़ पर आ गई है, उम्मीद है कि सभी श्रोतागणों की उत्सुकता और जिज्ञासा चरम पर है। इस उत्सुकता को और अधिक न बढ़ाते हुए हम आज का पठन शुरू करते हैं। गबन भाग 10। रतन के बंगले पर आज बड़ी बहार थी। यहाँ नित्य ही कोई न कोई उत्सव, दावत, पार्टी होती रहती थी। रतन का एकांत नीरस जीवन इन विषयों की ओर उसी भांति लपकता था जैसे प्यासा पानी की ओर लपकता हो। इस वक्त जहाँ बच्चों का जमघट था, एक आम के वृक्ष में झूला पड़ा था। बिजली की बत्तियां जल रही थी। बच्चे झूला झूल रहे थे और रतन खड़ी झुला रही थी। हूहक मचा हुआ था। वकील साहब इस मौसम में ऊनी ओवरकोट पहने बरामदे में बैठे सिगार पी रहे थे। रमा की इच्छा हुई कि झूले के पास जाकर रतन से बातें करे, पर वकील साहब को खड़े देखकर वह संकोच के मारे उधर न जा सका। वकील साहब ने उसे देखते ही हाथ बढ़ा दिया और बोले, आओ रमा बाबू, कहो तुम्हारे म्यूनिसिपल बोर्ड की क्या खबरें हैं। रमा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, कोई नई बात तो नहीं हुई। वकील, आपके बोर्ड में लड़कियों की अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव कब पास होगा? और कई बोर्डों ने तो पास कर दिया। जब तक स्त्रियों की शिक्षा का काफी प्रचार न होगा, हमारा कभी उद्धार नहीं होगा। आप तो यूरोप न गए होंगे। ओह, क्या आज़ादी है, क्या दौलत है, क्या जीवन है, क्या उत्साह है। बस मालूम होता है यही स्वर्ग है। और स्त्रियां भी सचमुच देवियां हैं। इतनी हंसमुख, इतनी स्वच्छंद, यह सब स्त्री शिक्षा का ही तो प्रसाद है। माँ ने समाचार पत्रों में इन देशों का जो थोड़ा बहुत हाल पड़ा था, उसके आधार पर बोला, वहाँ स्त्रियों का आचरण तो बहुत अच्छा नहीं है। वकील, नॉनसेंस, अपने अपने देश की प्रथा है। आप एक युवती को किसी युवक के साथ एकांत में विचरते देखकर दांतों उंगली दबाते हैं। आपका अंतःकरण इतना मलिन हो गया है कि स्त्री पुरुष को एक जगह देखकर आप संदेह किए बिना नहीं रह सकते। पर जहाँ लड़के और लड़कियां एक साथ शिक्षा पाते हैं, वहाँ जाति भेद बहुत महत्व की वस्तु न रह जाती है। आप में आपस में स्नेह और सहानुभूति की इतनी बातें पैदा हो जाती हैं कि कामुकता का अंश बहुत थोड़ा रह जाता है। यह समझ लीजिए कि जिस देश में स्त्रियों की जितनी अधिक स्वाधीनता है, वह देश उतना ही सभ्य है। स्त्रियों को कैद में, पर्दे में या पुरुषों से कोसों दूर रखने का तात्पर्य यही निकलता है कि आपके यहाँ जनता इतनी आचार भ्रष्ट है कि स्त्रियों का अपमान करने में जरा भी संकोच नहीं करती। युवकों के लिए राजनीति, धर्म, ललित कला, साहित्य, दर्शन, इतिहास, विज्ञान और हजारों ही ऐसे विषय हैं जिनके आधार पर वे युवतियों से गहरी दोस्ती पैदा कर सकते हैं। काम लिप्सा उन देशों के लिए आकर्षण का प्रधान विषय है जहां लोगों की मनोवृत्तियां संकुचित रहती हैं। मैं साल भर यूरोप और अमेरिका में रह चुका हूँ। कितनी ही सुंदरियों के साथ मेरी दोस्ती थी। उनके साथ खेला हूँ, नाचा भी हूँ, पर कभी मुंह से ऐसा शब्द न निकलता था जिसे सुनकर किसी युवती को लज्जा से सिर झुकाना पड़े। और फिर अच्छे और बुरे कहाँ नहीं हैं। रमा को इस समय इन बातों में कोई आनंद न आया। वह तो इस समय दूसरी ही चिंता में मग्न था। वकील साहब ने फिर कहा, जब तक हम स्त्री पुरुषों को अबाध रूप से अपना अपना मानसिक विकास न करने देंगे, हम अवनति की ओर खिसकते चले जाएंगे। बंधनों से समाज का पैर न बांधिए, उसके गले में कैदी की जंजीर न डालिए। विधवा विवाह का प्रचार कीजिए, खूब जोरों से कीजिए, लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब कोई अधेड़ आदमी किसी युवती से ब्याह कर लेता है तो क्यों अखबारों में इतना कोहराम मच जाता है। यूरोप में 80 बरस के बूढ़े युवतियों से ब्याह करते हैं, 70 वर्ष की वृद्धाएं युवक से विवाह करती हैं, तो कोई कुछ नहीं कहता। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। हम बूढ़ों को मरने से पहले ही मार डालना चाहते हैं। हालांकि मनुष्य को कभी किसी सहगामिनी की जरूरत होती है तो वह बुढ़ापे में, जब उसे हरदम किसी अवलंबी की इच्छा होती है, जब वह परमुखोपेक्षी हो जाता है। रमा का ध्यान झूले की ओर था। किसी तरह रतन से दो दो बातें करने का अवसर मिले, इस समय उसकी सबसे बड़ी यही कामना थी। उसका वहां जाना शिष्टाचार के विरुद्ध था। आखिर उसने एक क्षण के बाद झूले की ओर देखकर कहा,
ये इतने लड़के किधर से आ गए? वकील, रतनबाई को बाल समाज से बड़ा स्नेह है। न जाने कहाँ से इतने लड़के जमा हो जाते हैं। अगर आपको बच्चों से प्यार हो तो जाइए। अम्मा तो यही चाहता था। चट से झूले के पास जा पहुंचा। रतन उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, इन शैतानों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। झूले से इन सबों का पेट ही नहीं भरता। आइए जरा आप भी बेगार कीजिए, मैं तो थक गई। यह कहकर वह पक्के चबूतरे पर बैठ गई। रमा झोंके देने लगा। बच्चों ने नया आदमी देखा तो सबके सब अपनी बारी के लिए उतावले होने लगे। रतन के हाथों 2 बारियां आ चुकी थी, पर यह कैसे हो सकता था कि कुछ लड़के तो तीसरी बार झूले और बाकी बैठे मुंह ताके। 2 उतरते तो 2-4 झूले पर बैठ जाते। रमा को बच्चों से नाम मात्र भी प्रेम न था, पर इस वक्त वह फंस गया था। क्या करता? आखिर आधे घंटे की बेकार के बाद उसका जी उब गया। घड़ी में 9:30 बज रहे थे। मतलब की बात कैसे छेड़े? रतन तो झूले में इतनी मग्न थी मानो उसे रुपए की सुध भी नहीं है। सहसा रतन ने झूले के पास जाकर कहा, बाबूजी, मैं बैठती हूँ, मुझे झुलाइए, मगर नीचे से नहीं, झूले पर खड़े होकर पेंग मारिए। रमा बचपन से ही झूले पर बैठने से डरता था। एक बार मित्रों ने जबरदस्ती झूले पर बैठा दिया तो उसे चक्कर आने लगा, पर इस अनुरोध ने उसे झूले पर आने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी अयोग्यता कैसे प्रकट करे? रतन 2 बच्चों को लेकर बैठ गई और गीत गाने लगी। रमा झूले पर खड़ा होकर पैंग मारने लगा, लेकिन उसके पांव कांप रहे थे और दिल बैठा जाता था। जब झूला ऊपर से गिरता था तो उसे जैसा जान पड़ता था मानो कोई तरल वस्तु वक्ष में चुभती चली जा रही है, और रतन लड़कियों के साथ गा रही थी। एक क्षण के बाद रतन ने कहा, जरा और बढ़ाइए साहब, आपसे तो झूला बढ़ता ही नहीं। रमा ने लज्जित होकर और जोर लगाया, पर झूला न बढ़ा। रमा के सिर में चक्कर आने लगे। रतन, आपको पैंग मारना नहीं आता, कभी झूला नहीं झूले? रमा ने झिझकते हुए कहा, हाँ, इधर तो वर्षों से नहीं बैठा। रतन, तो आप इन बच्चों को संभाल कर बैठिए, मैं आपको झुलाऊंगी। अगर उस डाल से न छूले तो कहिएगा। रमा के प्राण सूख गए। बोला, आज तो 2 हो गई है, फिर कभी आऊँगा। रतन, अजी, अभी क्या देर हो गई है? 10 भी नहीं बजे। घबराइए नहीं, अभी बहुत रात पड़ी है। खूब झूल कर जाइएगा। कल जालपा को लाइए, दोनों झूलेंगे। रमा झूले पर से उतर आया तो उसका चेहरा सहमा हुआ था। मालूम होता था अब गिरा। वह लड़खड़ाता हुआ साइकिल की ओर चला और उस पर बैठकर तुरंत घर भागा। कुछ दूर तक उसे होश न रहा। पांव आप ही आप पैडल घुमाते जाते थे। आधी दूर जाने के बाद उसे होश आया। उसने साइकिल घुमा दी। कुछ दूर चला, फिर उतरकर सोचने लगा, आज संकोच में पड़कर कैसी बाजी हाथ से खोई। वहां से चुपचाप अपना सा मुंह लिए लौट जाए। क्यों उसके मुंह से आवाज नहीं निकली? रतन कुछ हुआ तो थी नहीं जो उसे खा जाती। सहसा उसे याद आया, थैली में 800 रुपए थे। जालपा ने झुंझलाकर थैली की थैली उसके हवाले कर दी। शायद उसने भी गिना नहीं जरूर कहती, कहीं ऐसा ना हो थैली किसी को दे दे या रुपयों में मिला दे तो गजब ही हो जाए। कहीं का ना रहूं, क्यों ना इसी वक्त चलकर बेशी रुपए मांग लाऊं। लेकिन बहुत देर हो गई है, सवेरे फिर आना पड़ेगा। मगर ये 200 रुपए मिल भी गए तब भी तो 500 रुपए की कमी रहेगी। उसका क्या प्रबंध होगा? ईश्वर की बेड़ा पार लगाए तो लग सकता है। सवेरे कुछ प्रबंध ना हुआ तो क्या होगा, यह सोचकर वह कांप उठा। जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं जब निराशा में भी हमें आशा होती है। रमा ने सोचा, एक बार फिर गंगू के पास चलूं, शायद दुकान पर मिल जाए। उसके हाथ पांव जोड़ूं, संभव है कुछ दया आ जाए। वह सराफे जा पहुंचा, मगर गंगू की दुकान बंद थी। वह लौटा ही था कि चरणदास आता हुआ दिखाई दिया। रमा को देखते ही बोला, बाबूजी, आपने तो इधर का रास्ता ही छोड़ दिया। कहिए, रुपए कब तक मिलेंगे? रमा ने विनम्र भाव से कहा, अब बहुत जल्दी मिलेंगे भाई, देर नहीं है। देखो, गंगू के रुपए चुकाए हैं, अब की तुम्हारी बारी है। चरणदास, वह सब किस्सा मालूम है। गंगू ने होशियारी से अपने रुपए न ले लिए होते तो हमारी तरह टापा करते। साल भर हो रहा है, रुपए सैकड़े का सूद भी रखिए तो 48 होते हैं। कल आकर हिसाब कर जाइए।
सब नहीं तो आधा तिहाई कुछ तो दीजिए। लेते देते रहने से मालिक को ढांढस रहता है। कान में तेल डालकर बैठे रहने से तो उसे शंका होने लगती है कि इनकी नीयत खराब है। तो कल कब आइएगा? रमानाथ, भाई कल मैं रुपए लेकर तो नहीं आ सकूंगा। यूँ जब कहो तब चला आऊं। क्यों इस वक्त अपने सेठ जी से 400-500 रुपए का बंदोबस्त मैं करा दोगे? तुम्हारी मुट्ठी भी गर्म कर दूंगा। चरणदास, कहाँ की बात लिए फिरते हो बाबूजी? सेठ जी एक कौड़ी तो देंगे नहीं। उन्होंने यही बहुत सलूक किया कि नालिश नहीं कर दी। आपके पीछे मुझे बातें सुननी पड़ती है। क्या बड़े मुंशी जी से कहना पड़ेगा? अम्मा ने झल्लाकर कहा, तुम्हारा देनदार मैं हूँ, बड़े मुंशी नहीं है। मैं मर नहीं गया हूँ, घर छोड़कर भागा नहीं जाता हूँ। इतने अधीर क्यों हुए जाते हो? चरणदास, साल भर हुआ, एक कौड़ी नहीं मिली। अधीर ना हो तो क्या हो? कल कम से कम 200 की फिक्र कर रखिएगा। रमानाथ, मैंने कह दिया मेरे पास अभी रुपए नहीं है। चरणदास, रोज गठरी काट काट कर रखते हो, उस पर कहते हो रुपए नहीं है। कल रुपए जुटा रखना, कल आदमी जाएगा जरूर। रमा ने उसका कोई जवाब न दिया। आगे बढ़ा। इधर आया था कि कुछ काम निकलेगा, उल्टे तकाजा सहना पड़ा। कहीं दुष्ट सचमुच बाबूजी के पास तकाजा न भेज दे। आग ही हो जाएंगे। जालपा भी समझेगा, जालपा भी समझेगी कैसा लबाड़िया आदमी है। इस समय रमा की आंखों से आंसू तो न निकलते थे, पर उसका एक एक रोआ रो रहा था। जालपा से अपनी असली हालत छिपाकर उसने कितनी भारी भूल की। वह समझदार औरत है। अगर उसे मालूम हो जाता कि मेरे घर में भूंजी भांग भी नहीं है, तो वह मुझे कभी उधार गहने न लेने देती। उसने तो कभी अपने मुंह से कुछ कहा नहीं। मैं ही अपनी शान जमाने के लिए मरा जा रहा था। इतना बड़ा बोझ सिर पर लादे मैं क्यों किफायत से काम नहीं लेता था। मुझे एक एक पैसा दांतों से पकड़ना चाहिए था। साल भर में मेरी आमदनी सब मिलाकर 1000 से कम न हुई होगी। अगर किफायत से चलता तो इन दोनों महाजनों के आधे आधे रुपए अदा हो जाते। मगर यहाँ तो सिर पर शामत सवार थी। इसकी क्या जरूरत थी कि जालपा मोहल्ले भर की औरतों को जमा करके रोज सैर करने जाती। सैकड़ों रुपए तो तांगे वाले ले गया होगा, मगर यहाँ तो उस पर रोज जमाने की पड़ी हुई थी। सारा बाजार जान जाए कि लाला नीरे लफंगे हैं, पर अपनी स्त्री न जानने पाए। वारी बुद्धि। दरवाजों के लिए पर्दों की क्या जरूरत थी? 2 लैंप क्यों लाया? नई निवाड़ लेकर चारपाइयाँ क्यों बनवाई? उसने रास्ते में ही उन सारे खर्चों का हिसाब तैयार कर लिया जिन्हें उसकी हैसियत के आदमी को टालना चाहिए था। आदमी जब तक स्वस्थ रहता है उसे इसकी चिंता नहीं रहती कि वह क्या खाता है, कितना खाता है और कब खाता है। लेकिन जब कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, उसे याद आती है कि कल मैंने पकौड़ियाँ खाई थी। विजय बहिर्मुखी होती है, पराजय अंतर्मुखी। जालपा ने पूछा, कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी। रमानाथ, तुम्हारे कारण रतन के बंगले पर जाना पड़ा। तुमने सब रुपए उठाकर दे दिए, उसमें 200 रुपए मेरे भी थे। जालपा, तो मुझे क्या मालूम था? तुमने कहा भी तो न था। मगर उनके पास से रुपए कहीं जा नहीं सकते, वे आप ही भेज देंगी। रमानाथ, माना, पर सरकारी रकम तो कल दाखिल करनी पड़ेगी। जालपा, कल मुझसे 200 रुपए ले लेना, मेरे पास है। रमा को विश्वास न आया। बोला, कहीं हो ना तुम्हारे पास। इतने रुपए कहाँ से आए? जालपा, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं तो 200 रुपए देने को कहती हूँ। रमा का चेहरा खिल उठा। कुछ कुछ आशा बंदी। 200 रुपए यह दे दे, 200 रुपए रतन से ले लो, 100 रुपए मेरे पास है ही, तो कुल 300 की कमी रह जाएगी। मगर यह 300 रुपए कहाँ से आएंगे? ऐसा कोई नजर न आता था जिससे इतने रुपए मिलने की आशा की जा सके। हाँ, अगर रतन सब रुपए दे दे तो बिगड़ी बात बन जाए। आशा का यही एक आधार रह गया था। जब वह खाना खाकर लेटा तो जालपा ने कहा, आज किस सोच में पड़े हो? रमानाथ, सोच किस बात की? क्या मैं उदास हूँ? जालपा, हाँ, किसी चिंता में पड़े हुए हो, मगर मुझसे कुछ बताते नहीं हो। रमानाथ, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात होती तो तुमसे क्यों छिपाती? जालपा, वाह, तुम अपने दिल की बात मुझसे क्यों कहोगे? ऋषियों की आज्ञा नहीं है ना? रमानाथ, मैं उन ऋषियों के भक्तों में नहीं हूँ। जालपा,
यह तो तब मालूम होता जब मैं तुम्हारे हृदय में बैठकर देखती। रमानाथ, वहां तुम अपनी ही प्रतिमा देखती। रात को जालपा ने एक भयंकर स्वप्न देखा। वह चिल्ला पड़ी। रमा ने चौंक कर पूछा, क्या है जालपा, क्या स्वप्न देख रही हो? जालपा ने इधर उधर घबराई हुई आंखों से देखकर कहा, बड़े संकट में जान पड़ी थी, न जाने कैसा सपना देख रही थी। रमानाथ, क्या देखा? जालपा, क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जाता। देखती थी कि तुम्हें कई सिपाही पकड़े लिए जा रहे हैं। कितना भयंकर रूप था उनका। रमा का खून सूख गया। 2-4 दिन पहले इस स्वप्न को उसने हंसी में उड़ा दिया होता। इस समय वह अपने को सशंकित होने से न रोक सका, पर बाहर से हंसकर बोला, तुमने सिपाहियों से पूछा नहीं इन्हें क्यों पकड़े लिए जाते हो? जालपा, तुम्हें हंसी सूझ रही है और मेरा हृदय कांप रहा है। थोड़ी देर बाद रमा ने नींद में बकना शुरू किया, अम्मा, कहे देता हूँ, फिर मेरा मुंह न देखोगी, मैं डूब मरूंगा। जालपा को अभी तक नींद न आई थी। भयभीत होकर उसने रमा को जोर से हिलाया और बोली, मुझे तो हंसते थे और खुद बकने लगे। सुनकर रोए खड़े हो गए। स्वप्न देखते थे क्या? रमा ने लज्जित होकर कहा, हाँ जी, न जाने क्या देख रहा था, कुछ याद नहीं। जालपा ने पूछा, अम्मा जी को क्यों धमका रहे थे? सच बताओ, क्या देखते थे? रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, कुछ याद नहीं आता, यूं ही बकने लगा हूँगा। जालपा, अच्छा, तो करवट सोना, चित सोने से आदमी बकने लगता है। रमा करवट फोड़ गया, पर ऐसा जान पड़ता था मानो चिंता और शंका दोनों आंखों में बैठी हुई निद्रा के आक्रमण से उसकी रक्षा कर रही है। जगते हुए 2 बज गए। सहसा जालपा उठी और सुराही से पानी उड़ेलते हुए बोली, बड़ी प्यास लगी थी, क्या तुम अभी तक जाग ही रहे हो? रमानाथ, हाँ, जी उचाट हो गया है। मैं सोच रहा था तुम्हारे पास 200 रुपए कहाँ से आ गए, मुझे इसका आश्चर्य है। जालपा, यह रुपए मैं मायके से लाई थी, कुछ विदाई में मिले थे, कुछ पहले से रखे हुए थे। रमानाथ, तब तो तुम रुपए जमा करने में बड़ी कुशल हो, यहाँ क्यों नहीं कुछ जमा किया? जालपा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पाकर अब रुपयों की परवाह नहीं रही। रमानाथ, अपने भाग्य को कोसती होगी। जालपा, भाग्य को क्यों कोसूं? भाग्य को वो औरतें रोएं जिनका पति निकट्टू हो, शराबी हो, दुराचारी हो, रोगी हो, तानों से स्त्री को छेड़ता रहे, बात बात पर बिगड़े। पुरुष मन का हो तो स्त्री उसके साथ उपवास करके भी प्रसन्न रहेगी। रमा ने विनोद भाव से कहा, तो मैं तुम्हारे मन का हूँ। जालपा ने प्रेम पूर्व गर्व से कहा, मेरी जो आशा थी उससे तुम कहीं बढ़कर निकले। मेरी 3 सहेलियां हैं, एक का भी पति ऐसा नहीं। एक एमए है पर सदा रोगी, दूसरा विद्वान भी है और धनी भी पर वैश्यागामी, तीसरा घर गुस्सू है और बिल्कुल निखट्टू। रमा का हृदय गदगद हो उठा। ऐसे प्रेम की मूर्ति और दया की देवी के साथ उसने कितना बड़ा विश्वासघात किया। इतना दुराव रखने पर भी जब इसे मुझसे इतना प्रेम है, तो मैं अगर उससे निष्कपट होकर रहता तो मेरा जीवन कितना आनंदमय होता। इसी के साथ आज का पठन समाप्त होता है। अब बारी है आज के सुविचार। आज का कोट ऑफ द डे कुछ इस प्रकार है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। किसी भी कार्य को करने के लिए इच्छा शक्ति की बहुत अधिक आवश्यकता है। अगर एक बार आप किसी कार्य और उद्देश्य को प्राप्त करने की ठान लें तो उसे प्राप्त करने का रास्ता स्वयं ही प्रशस्त हो जाता है। अतः अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल एवं जीवंत रखिए। पठन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।